हेलो स्टूडेंट, क्या आप बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनर हो? तो आपके पास समय है बहुत कम और सिलेबस है बहुत बड़ा। इसलिए आदर्श कोचिंग सेंटर साधु टोला की ओर से एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है एसीसी ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल पर हम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। इस चैनल पर हम हमारा एक टीचर टीम आपका सहयोग करेंगे और आदर्श कोचिंग सेंटर साधु टोला की ओर से इस प्रथम ऑनलाइन क्लास में हम फिजिक्स की चर्चा करेंगे। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टीज होता है। एक प्रॉपर्टीज होता है जिसके वजह से हमें विद्युत प्रभाव देखने को मिलता है। विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत प्रभाव मतलब विद्युत बल का प्रभाव इनके चारों ओर इर्द गिर्द देखने को मिलता है। तो आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जिसे हमने Q से सूचित किया था और इसे प्रायः कूलम से मापा जाता है। इसके कुछ गुण हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश के संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत क्या है? संरक्षण सिद्धांत क्या है? संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित। सुरक्षित अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश की सुरक्षा। आवेश बिल्कुल भी किसी भी पदार्थ में आवेश का मान नियत होता है, ना तो वो घटता है ना बढ़ता है, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। जैसे हम किसी दो वस्तु का आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है और इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण एक वस्तु धन आवेशित हो जाता है और दूसरा वस्तु ऋण आवेशित। जैसे हम यदि रेशम और प्लास्टिक की बात करें तो इन दोनों को आपस में रगड़ने पर रेशम का धागा या रेशम का कपड़ा निगेटिव हो जाता है, जबकि प्लास्टिक का टुकड़ा या एबोनाइट का क्षण वो पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रक्रिया में जितना प्लस चार्ज प्लास्टिक पर उत्पन्न होगा उतना ही माइनस चार्ज रेशम पर उत्पन्न होता है। यदि हम घर्षण से पूर्व, रगड़ने से पूर्व देखें तो दोनों का कुल आवेश 0 था और घर्षण के बाद जो आवेश उत्पन्न हुआ इन दोनों का योग भी 0 हो रहा है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो अभी भी यदि इनका सम करेंगे तो 0 कूलम ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवेश जितना पहले था उतना ही बाद में हमें मिला, अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश सुरक्षित रहा। इसी को हम कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। हम इसे लिखेंगे कैसे? तो चलिए इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही
ना ही नष्ट होता है, नष्ट होता है। तो फिर क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तो लिखेंगे अर्थात आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। और इस प्रक्रिया में कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि जितना आवेश निगेटिव उत्पन्न होता है उतना ही पॉजिटिव उत्पन्न होता है। हम ये भी लिखेंगे अर्थात किसी निकाय का अर्थ होता है यहां पर सिस्टम से, किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहां पर एक हम आयनिक ठोस की बात करते हैं, NaCl। अभी चूंकि ये उदासीन है तो इसका आवेश का मान यहां पे 0 हो जाएगा, लेकिन जब ये टूटेगा आयन में तो ये बनेगा Na+ और बनेगा Cl-। तो यहां पर देखें तो जितना प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ उतना ही माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ। अभी भी यदि दोनों को सम करें तो ये योग 0 कूलम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। इसी गुण को हम कहते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपने पढ़ा है Q बराबर Ne। यहां से हम यदि N निकालें तो Q/E, और आप जानते हैं Q का मान यहां पे दिया हुआ है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कट रहा है, कटा दीजिए तो हो जाएगा आपका, यहां देखिए -19 है, इसको ऊपर कीजिए तो हो जाएगा 10⁻+19 और यहां पे रह जाएगा 1.6। दशमलव को उड़ा दीजिए तो यहां पे आ जाएगा 10। चूंकि 10 16 से छोटा है, नहीं कटेगा, इसलिए हम ऊपर को बड़ा रखेंगे। 19 से 10⁻19 से हम एक 10 निकालेंगे बाहर तो हो जाएगा 100/16 गुना 10⁻18। 100 में 16 से भाग दीजिए तो 6.25 गुना 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश में होते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, इनके जगह पर आपसे 2 कूलम या 3 कूलम या 4 कूलम के बारे में पूछ सकता है। तो आपका प्रोसेस यही होगा। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप क्या करेंगे, सपोज दैट 2 कूलम में आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या मांग रहा है, तो आप चूंकि जानते हैं इसको ऐसे लिखें 2 गुना 1 कूलम। 2 गुना 1 कूलम में आप जान रहे इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। तो आप गुना करेंगे 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12।
गुना 10 पे पावर 18, तो हो जाएगा आपका 12.5 गुना 10 पे पावर 18। तो इस तरह से एवं प्रकार करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम को लिखें एवं सदिश रूप प्राप्त करें। आप जानते हैं एक वैज्ञानिक थे कूलॉम। उन्होंने क्या देखा, दो चार्ज के बीच में एक बल लगता है और वो बल आकर्षण एवं विकर्षण प्रकृति का था। वो बल आकर्षण एवं विकर्षण प्रकृति का था। तो उनके बीच में कितना बल लग रहा है इसको निकालने के लिए उन्होंने एक नियम दिया, जिसे हम अक्सर कूलॉम के नियम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल, दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल, ये आवेश, ये चार्ज चाहे किसी भी प्रकृति का हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल होता है, चाहे वो आकर्षण हो या विकर्षण हो, आकर्षण हो या विकर्षण हो, कोई भी बल हो, वो बल समानुपाती होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के। और दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं वो r है, इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यही आपका कूलॉम है। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे आप कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जिसे हम Fe से सूचित करते हैं, Fe, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मैथमेटिकल टर्म में हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? तो Fe जो होता है वो समानुपाती होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के स्क्वायर के। जो समानुपाती होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। ऐसा ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, ये समानुपाती का चिन्ह है, तो हम इस समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दोनों को बराबर करने के लिए आता है, तो और वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ k आता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इस k को हम यहाँ पर स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। इस k को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। ठीक। और इस k का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k होता है।
ध्यान देने वाली बात है कि यहां भी के और यहां भी के, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहां स्मॉल के है और यहां पर बड़ी के है, कैपिटल के है, यहां पर बड़ी के है, और यहां पर अब इस के को बोलेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इस के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। हवा के लिए 1 होता है, जल के लिए 80 होता है, निर्वात के लिए 1 होता है। तो एवं प्रकार से इस के का मान माध्यम पर निर्भर करता है। इस तरह से ये हमारा कूलॉम का नियम हुआ। अब इनका है सदिश रूप प्राप्त करें, तो सदिश रूप, चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसे हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। इसके लिखने के एक और तरीके होते हैं, तो सदिश रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे सदिश रूप। सदिश रूप, सदिश रूप में हम क्या करेंगे, जो भी इसमें सदिश है, जो डायरेक्शन पर निर्भर करता है, उसे हम सदिश फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एफ ई बराबर है के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां यदि हम ध्यान दें, इसको यदि सदिश रूप में लिखें तो इसमें से सिर्फ आर पर ही ये डिपेंड करेगा। आर के डायरेक्शन से ही इसका डायरेक्शन निर्धारित होगा, क्योंकि के आपका कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन पे निर्भर तो करेगा नहीं। आवेश, ये दोनों ही आवेश हैं, और आवेश भी अदिश राशि होता है, इसे भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो बल की जो दिशा है वो ये दूरी बताएगा, दूरी की दिशा बताती है। क्योंकि ये दूरी दो चार्ज के बीच लगने वाला बल है, दो चार्ज के बीच में का जो दूरी होता है वो दूरी डायरेक्शन पर निर्भर करता है। इसीलिए हम इसे, इस दूरी का हम सदिश रूप लिखेंगे, और सदिश रूप इसका होगा आर के। आप जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को, ये यूनिट वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। तो आप जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो ए वेक्टर बाय ए होता है। तो इस तरह से हम आर कैप को भी हम आर वेक्टर बाय आर लिख सकते हैं। आर यहां भी है, दोनों को गुणा कर दीजिए, तो k इंटू हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर क्यू। देखिए आधार से है तो पावर जुटेगा, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा रह जाएगा आर वेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप। इतना आप लिखेंगे और आपको मिलेगा पूरे 2 अंक। यदि इसमें थोड़ा भी कटौती कीजिएगा तो बस कहानी साफ है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूलॉम के नियम की दो महत्व एवं सीमाएं लिखें। कूलॉम साहब ने जो नियम दिया वो बड़ा ही उपयोगी था, लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट भी था। उनकी महत्व की बात करें, उनकी उपयोगिता की बात करें, है ना, उनकी क्वालिटी की बात करें, तो ये सबसे पहला क्वालिटी ये था कि कूलॉम का जो नियम है वो अधिक से अधिक दूरी पर भी लागू हो रहा था और छोटी से छोटी दूरी पर भी, छोटी से छोटी दूरी पर भी लागू हो रहा था। यहां तक कि परमाणुविक दूरी, परमाणु की जितनी त्रिज्या होती है उस त्रिज्या पर भी ये लागू हो रहा था, और बड़ी से बड़ी दूरी पर भी ये लागू हो रहा था। तो ये हमारे इनके महत्व, इनकी उपयोगिता है। अब सीमाएं, इसके कुछ लिमिट भी थे, इसके कुछ डिमेरिट भी थे। डिमेरिट ये था कि ये कूलॉम का जो नियम था, ये जो नियम था ये सिर्फ स्थिर चार्ज पर लागू हो रहा था, गतिशील चार्ज पर ये लागू नहीं होता है। ये इसकी कुछ लिमिट है। तो चलिए महत्व में हम लिखेंगे,
महत्व में हम लिखेंगे महत्व में यह बड़ी से बड़ी दूरी, बड़ी से बड़ी दूरियों एवं छोटी से छोटी दूरी, छोटी से छोटी दूरियों पर भी लागू था, पर भी लागू होता है। दूसरे महत्व की बात करें तो यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि एक्शन बराबर रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होता है और बराबर प्रतिक्रिया होता है। यदि हम किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएंगे, इसके प्रतिक्रिया में ये वस्तु भी हमें ऊपर की ओर बल लगाएगा। ये हमने 9th क्लास में या 11th क्लास में हमने न्यूटन के तीसरे नियम में हमने पढ़ा है। तो चूंकि कूलॉम के नियम में भी जब दो चार्ज को निकट में रखते हैं तो यदि ये चार्ज Q1 चार्ज यदि Q2 को ठेलता है, धकेलता है या विकर्षण बल लगाता है तो Q2 भी Q1 पर विकर्षण बल लगाता है, न्यूटन के नियम की तरह। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो लिखेंगे यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ये तो हुए इनकी उपयोगिता, इनके महत्व, इनके क्वालिटीज। अब इनके कुछ सीमाएं भी थे, इनके कुछ सीमाएं भी होती है, इनके कुछ लिमिट भी होते हैं, तो सबसे पहला लिमिट है कि यह सिर्फ स्थिर चार्ज पर लागू होता है, गतिशील चार्ज पर लागू नहीं होता है, सिर्फ स्थिर चार्ज पर लागू होता है। तो लिखेंगे यह केवल स्थिर चार्ज पर या आवेश पर लागू होता है। दूसरे लिमिट की बात करें तो कूलॉम का नियम सिर्फ पॉइंट चार्ज, छोटे से बिंदु मात्र, छोटे से पॉइंट से जैसे आवेश के लिए लागू होता है। यदि पूरे बॉडी में सपोज दैट जैसे ये पेज है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी हर एक कोने में, हर एक भाग में यदि आवेश हो तो अब इस पेज के लिए और दूसरा पेज हो यदि ये, इसमें भी हर एक भाग में आवेश है और इस पेज में भी हर एक भाग में आवेश है, तो फिर इनके बीच में कूलॉम का नियम काम नहीं करता है। लेकिन इस पेज में दो जगह पर, दो पॉइंट पर यदि आवेश है, दो हिस्से में यदि आवेश है तो उसके बीच में कूलॉम का नियम काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिमिट में कि कूलॉम का नियम सिर्फ पॉइंट चार्ज पर लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये आवेश के निकाय, आवेश के पूरे सिस्टम, आवेश के पूरे ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि यह केवल बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा दें। हो सकता है इनके जगह पर पृष्ठ आवेश घनत्व पूछा जाए, हो सके इनके जगह पर रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा पूछ दे, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यदि है तो है आपका आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए समझते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, यदि वो एक रैखिक वस्तु है जैसे तार, यदि वो एक पृष्ठीय वस्तु है 2D वस्तु है जैसे कोई सतह धातु का एक चदरा, या कोई आयतन वस्तु है आयतनिक वस्तु है 3D वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज होता है, उसके पूरे बॉडी में आवेश समान रूप से फैलता है। तो आवेश किसी किसी ठोस में आवेश की जो सघनता है, जो विरलता है, कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। किसी में आवेश अधिक घना होगा तो किसी में आवेश अधिक विरल होगा। तो इसको बताने के लिए जो राशि होता है वो होता है आवेश घनत्व। वो क्या होता है? आवेश घनत्व। और अलग अलग टाइप के वस्तु के लिए अलग अलग राशियां होती है। जैसे यदि वन डायमेंशनल कोई वस्तु है उसमें आवेश घनत्व को रैखिक आवेश घनत्व बताता है। रैखिक आवेश घनत्व बताता है। यदि कोई 2D वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई, जिसमें दो विमाएं 2 डायमेंशनल, तो उसमें आवेश की सघनता या आवेश की जो विरलता है, आवेश कितना घना होगा, कितना अलग अलग होगा, हट करके होगा, इनको बताने के लिए जो राशि होता है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेकिन यदि कोई 3D वस्तु है अर्थात त्रिविमीय है, 3D आकृति, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और तीनों हो, उसमें आवेश की जो मात्रा है वो आयतन आवेश घनत्व बताता है। आयतन आवेश घनत्व बताता है। बिल्कुल भी आराम से हम सीखेंगे, इत्मीनान से सीखेंगे, जितना सा सीखेंगे तंदुरुस्त सीखेंगे। हड़बड़ा करके बाबू नहीं पढ़ना है, क्योंकि हड़बड़ा कर जो पढ़ोगे हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए। इसलिए कोशिश करो कि जितना पढ़े हम तंदुरुस्त पढ़े। तो चलो देखो, रैखिक आवेश घनत्व एक होता है पृष्ठावेश घनत्व, एक होता है आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व में क्या होता है? एकांक लंबाई में, मान लेते हैं L लंबाई में Q आवेश है, तो एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा इसे ही हम बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक इसी प्रकार एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा, जितना आवेश वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक मान लेते हैं एक क्षेत्रफल में Q आवेश फैला हुआ है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल में तो Q बाय A हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा से सूचित करते हैं। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? तो आयतन पूरे बॉडी में, पूरे आयतन में आवेश फैला होगा इसमें, तो पूरे आयतन में मान लेते हैं Q आवेश फैला है, टोटल Q आवेश उसमें फैला होगा, तो एकांक आयतन में कितना आवेश होगा? तो V इधर चला आएगा, तो Q बाय V। तो यही आवेश कहलाएगा, ये जो मात्रा यही बताएगा आवेश की सघनता या विरलता। इसे हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे, जिसे हम रो से सूचित करते हैं। रो से। मात्रक की बात करें, Q बाय L है तो Q का हो गया कूलम, और लंबाई का हो जाएगा मीटर, तो कूलम पर मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो Q फोर कूलम, और एक क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व।
का एसआई मात्रक हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। यदि हम आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। क्यू का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों भाई, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इनको हम साइड कर देते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं, आप रब कर लेना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए वरदान साबित हो जाए। तो लिखेंगे एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में, एकांक आयतन में तो मान लेते हैं कि भी आयतन में क्यू कूलम आवेश उपस्थित है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, तो क्यू बाय वी। तो इस तरह से एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा हो जाएगी क्यू बाय वी, और इसे ही हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम रो से सूचित करते हैं। तो हो जाएगा रो बराबर क्यू बाय वी। ठीक है, तो चलिए इसके एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक की तो क्या हो जाएगा, क्यू का कूलम और आयतन का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब देखिए हम बट्टे के नीचे प्लस में इसको ऊपर कीजिएगा तो हो जाएगा कूलम मीटर क्यूब माइनस कूलम मीटर माइनस क्यूब। वीमा सूत्र की बात करें, वीमा सूत्र की तो देखिए कूलम है, कूलम आवेश होता है, आवेश का जो वीमा सूत्र होता है एटी होता है, और आयतन का मीटर क्यूब, मीटर के लिए एल पावर 3 है तो 3 दे दीजिए। इसे हम एल को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 80 एल माइनस 3, क्योंकि वीमा सूत्र लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो एमएलटी फॉर्म, पहले एम तब एल तब टी तब कुछ। तो एम नहीं है तो एम को छोड़ दीजिए, एल है तो एल माइनस 3, उसके बाद टी तब ए। तो इसका वीमा सूत्र हो गया एल माइनस 3 टी और ए। इतना आप लिखेंगे तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा पूर्ण हो जाएगी और आपको मिलेंगे 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चलिए देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में। विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का एक गुण होता है, यह किसी भी माध्यम का एक गुण है, किसी भी माध्यम का ये गुण होता है। इस गुण की विशेषता यह होती है कि यह विद्युत बल का विरोध करता है, विद्युत बल का विरोध करता है, विद्युत बल का विरोध करता है। सब माध्यम में ये विशेषता होती है, उसकी कुछ विरोध करने की क्षमता होती है। तो निर्वात में जब दो आवेश को जब हम रखते हैं, जब निर्वात में हम दो आवेश को हम रखते हैं तो उनके बीच जो लगता है बल, उस बल का जितना विरोध होता है उसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम इसमें लिखेंगे निर्वात की वह गुण जो विद्युत बल का
जो विद्युत बल का विरोध करता है उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका संकेत प्रायः एप्सिलॉन होता है, लेकिन निर्वात के लिए इसे एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक आप कूलम के नियम में आप जानते हैं, एफ ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे सबका मात्रक रखिए, बल का मात्रक न्यूटन, इसमें एप्सिलॉन नॉट कम को निकालना तो छोड़िए 1/4 पाई का तो कुछ मात्रक होगा नहीं। कूलम स्क्वायर, दूरी का मीटर स्क्वायर। कूलम को इधर लेके चले आइए तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले आइए, एप्सिलॉन नॉट बराबर न्यूटन यहाँ एक के साथ में गुना के रूप में, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो न्यूटन नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान वो 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह फिक्स होता है, जबकि अलग अलग माध्यम का जो विद्युतशीलता होता है वो परावैद्युतांक पर निर्भर करता है और निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए जब दो चार्ज कुछ दूरी पर अलग हो, दो समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत आवेश, एक प्लस तो एक माइनस, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित, जब दो आवेश बराबर परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ अल्प दूरी पर जब स्थित होता है तो इस सिस्टम को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का अर्थ ही होता है दो पोल। तो आवेश से बने डायपोल को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब यदि देखें इलेक्ट्रिक डायपोल को तो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो प्लस Q और माइनस Q। इसका बीच का जो सेंटर उसे हम O मान लिया। इस बीच के केंद्र से माइनस चार्ज की दूरी L, इस बीच के केंद्र से प्लस चार्ज की दूरी L, तो टोटल दूरी इसकी हो जाती है 2L। इस डायपोल की कोई एक आवेश ले लीजिए और इसकी टोटल लंबाई से गुना कर दीजिए, ये जो गुणनफल आएगा इसी गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। तो परिभाषा हम लिखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक छोर के आवेश एवं
एवं डायपोल की लंबाई एवं डायपोल की लंबाई 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, जगह नहीं है। इस प्रकार यहां पर हमारा हो जाएगा P बराबर अर्थात दैट इज P बराबर Q इंटू 2L। इसका SI मात्रक यदि देखें, SI मात्रक तो Q का कूलम और लंबाई का मीटर तो कूलम मीटर। इसकी SI मात्रक कूलम मीटर होती है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर नहीं। अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, इसे सेंटीमीटर समझ लेते हैं, ये कूलम मीटर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है। इसके SI मात्रक व विभव सूत्र को लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी जो आवेश होता है, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, इनके चारों ओर एक रेंज होता है जहां तक ये अपना प्रभाव छोड़ता है। इसी तरह इस माइनस के चारों ओर भी एक रेंज होता है, एक इसका इलाका होता है जहां तक ये अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना प्रभाव दिखाता है। कौन सी प्रभाव, तो आवेश को विद्युत कहा गया है और विद्युत जो प्रभाव दिखाता है उसे विद्युत प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर वो किसी भी आवेशित या अनावेशित वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है। तो इनका एक रेंज होता है, इसका एक इलाका होता है। तो इस इलाके को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इस इलाके को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब ये इलाका कहां तक है, इसे हम दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखा का उपयोग करते हैं। कुछ काल्पनिक रेखा, ये वास्तव में इस आवेश के चारों ओर एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम दो वस्तु का आपस में जब रगड़ते हैं तो यहां आवेश उत्पन्न होता है। क्या इनके चारों ओर कहीं पर वो लाइन दिख रहा है क्या? नहीं, वो वास्तविक नहीं होता, वो काल्पनिक होता है, जिसे हम इनका रेंज दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। चूंकि ये रेखा बल को भी व्यक्त करता है। जहां पर ये रेखा घना होगा, चार्ज के निकट ये घना होता है, यहां पे बल निकट में बल अधिक लगता है। लेकिन जब जब दूरी बढ़ता है तो ये यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसकी संख्या घट जाती है, ये विरल हो जाते हैं और यहां पर विद्युत बल कमजोर हो जाता है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है विद्युत बल को भी व्यक्त कर रहा है, इसीलिए इसे विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। बल रेखा भी कहते हैं। ठीक, अब ये बल रेखा जब चारों तरफ निकलती है तो कुछ हवा में तैरती हुई जाएगी, कुछ किसी वस्तु से टकरा जाएगी। तो जो
जो विद्युत क्षेत्र रेखा एक समान रूप से यदि किसी पृष्ठ में प्रवेश करता है, किसी बंद सतह से होकर गुजरता है, तो जितनी ये लाइन इस बंद सतह से होकर के गुजरा है, इसी संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। किसी भी बंद सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या जितनी गुजरती है, उसको आर पार करता है, उसको प्रवेश करते हुए निकलता है, उसी संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। हम क्या लिखेंगे? हम इसमें परिभाषा लिखेंगे, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? फाई। इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। और विद्युत फ्लक्स का जो व्यंजक होता है, इसे फाई या फाई केवल से सूचित करते हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स का जो व्यंजक होता है वो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई एस कॉस थीटा के बराबर होता है। जो विद्युत फ्लक्स का जो व्यंजक है, इसका जो परिमाण है, वो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई एस कॉस थीटा के बराबर होता है। और इसका एसआई मात्रक यदि हम देखें, इसका एसआई मात्रक यदि हम देखें, यहां पर देखें, ई का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई का जो फार्मूला होता है वो होता है F/Q0। F बल है, इलेक्ट्रिक बल है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और Q आवेश है और इसका एसआई मात्रक कूलम है। तो न्यूटन पर कूलम। S किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एसआई मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी विमा सूत्र की बात करें, इसका विमा सूत्र, तो न्यूटन का जो विमा सूत्र होता है वो होता है mLT-2। आप याद रखेंगे, जब भी बल होगा तो बल का विमा सूत्र होता है mLT-2। मीटर का L, जितना विमा है उतना दे दीजिए, अब कूलम का हो जाता है AT। तो M, L यहां 1 है, L यहां 2 है, तो L3, T-2 यहां भी T है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो T-1, तो T-1 T-2 तो हो जाएगा T-3, A ऊपर जाएगा तो A-1। तो विद्युत फ्लक्स का जो विमा सूत्र होता है mL3 T-3 A-1 होता है।